स्प्रिंग फोर्स बेसिकली, ठीक है। सो स्प्रिंग्स के केस में अगेन लेट्स टेक अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। आपके पास स्प्रिंग है सपोज। सो अगर आपने इसके ऊपर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया एंड देन यू डिस्प्लेस इट बाय अप्लाइंग सम फोर्स से कैपिटल एफ, ठीक है। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, उसको आपने एक स्प्रिंग से अटैच किया है एंड आपने एक एफ फोर्स अप्लाई करी है, लेट्स से टुवर्ड्स राइट। तो जो भी स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, ठीक है, तो वो हम बोलेंगे कि ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ठीक है। मतलब आपने खींचा, अगर मान लो उसको हाथ से पकड़ के रखा, जितनी आपने फोर्स लगाई उतनी रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। सो वी से दैट दिस रिस्टोरिंग फोर्स एफ रिस्टोरिंग जो आप स्प्रिंग के अंदर लग रही है, ठीक है, दिस फोर्स, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है वर्क पावर एनर्जी में, आपने पढ़ा होगा माइनस के एक्स, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्मूला बनेगा वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक बात बताइए आप मेरे को कि माइनस साइन का मतलब क्या, पहले बता दो जस्ट टू रिकैप। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, हर जगह नहीं होता ये चीज। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, हाँ, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट को इधर खींचा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की तरफ हुआ है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रही है, इधर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर रिस्टोरिंग फोर्स। देयरफॉर वी एफ वेक्टर के ऊपर नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, बाउंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, ओके। वो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट में था, बट ठीक है, इट्स गुड दैट यू आर रिमेंबरिंग दैट। ऑलराइट, सो ये रिस्टोरिंग फोर्स है एंड जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन द स्प्रिंग, बिकॉज दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और बेटर से इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। और अगर कंजर्वेटिव हैं देन वी नो इनके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है हमारे पास, दिस कम्स एज हाफ के टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर आप डब्ल्यू अमाउंट ऑफ काम करते हो तो आपने काम करने के कारण आपने उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जाके स्टोर कर दी है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नाउ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, सो अभी बिकॉज ये तो हमारा पुराना टॉपिक था वर्क पावर एनर्जी के, जस्ट रिकैप है आपके लिए, कभी कभी काम आ जाएगा इस चैप्टर में। अब हमें चलना है कि स्प्रिंग्स के केस में अगर हम स्प्रिंग्स को कंबाइन कर लें तो क्या होगा, एंड देन वील सी कि अगर हम एम मास को अटैच करके उसको मूव कराएंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या बन के आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले लेट्स सी स्प्रिंग्स इन सीरीज। स्प्रिंग्स इन सीरीज, दो स्प्रिंग आपने लिए हैं, सीरीज में अटैच कर लिए उनको, ठीक है। तो उनके कारण आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या रहेगा, और इन जनरल भी हम निकालेंगे। और इनिशियली हम लेट्स सपोज स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालते हैं, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, बाकी हम चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना भी हमने करा नहीं, तो विल डू इट एट द एंड। सो सपोज करिए आपके पास एक स्प्रिंग ये है ऑफ से स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरा स्प्रिंग आपने ये ले लिया, दिस हैज सम स्प्रिंग कांस्टेंट K2, एंड देन आपने इसके नीचे एक एम मास का ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया, ठीक है। नाउ इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं दोनों स्प्रिंग्स के लिए क्या चीज सेम है और क्या चीज दोनों के लिए अलग अलग आएगी, K1 K2 आर ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, फोर्स इज सेम, और क्या अलग अलग आएगा दोनों का, डिस्प्लेसमेंट x1 एंड x2 विल बी डिफरेंट, यस और नो। तो हम क्या लिख दें, विल से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इस एम मास का, लेट सपोज ये एम मास थोड़ी देर में नीचे आ चुका है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x इक्विवेलेंट और x टोटल विल बी x1 प्लस x2, है ना। ये जो इक्विवेलेंट वाला पार्ट है इसका मतलब क्या है, वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस दिस दीज टू स्प्रिंग्स विद एन इक्विवेलेंट स्प्रिंग। आप एक ऐसा स्प्रिंग लगा दो जो बिल्कुल इसकी तरह ही काम करे। सो दिस इज अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी उतना ही होगा जितना दोनों का मिला के हुआ, बिकॉज हम एक इक्विवेलेंट सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उतना ही फोर्स लग रही होगी, सो विल से बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें हम तो ये क्या आ जाएगी, फोर्स उतनी लगनी चाहिए एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, के इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स उतनी ही आएगी, इस स्प्रिंग पे भी उतनी फोर्स लग रही है, इस पे भी उतनी फोर्स लग रही है, एफ अपॉन K1
प्लस एफ अपॉन K2। तो मेरे पास K इक्विवेलेंट के लिए क्या आ जाएगा, आई हैव 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। कोई डाउट? ऑलराइट, so this is my formula for equivalent spring constant in the case of series। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, now let us now connect springs in parallel। स्प्रिंग्स अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो क्या होगा, लेट सपोज दिस इज योर फर्स्ट स्प्रिंग and this is my second spring, this is my spring constant with equivalent with spring constant K1, this is my spring with spring constant K2। तो अगर मैं यहाँ पे एक मास ले लूँ, m मास आपने ले लिया यहाँ पे, तो इसके लिए क्या चीज़ सेम होगी और क्या डिफरेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दोनों सेम होंगी। ओके, पहली चीज़ लेट्स टेक डिस्प्लेसमेंट तो सेम आएगी आएगी, फोर्स सेम आएगी दोनों में, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में सेम होगी भाई। हाँ ठीक है, सो ये आपकी क्या आएगी, दिस विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगी, मतलब इफ वी से अगर हम कह दें कि भाई इस स्प्रिंग के अंदर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी F1, इसमें लग रही होगी रिस्टोरिंग फोर्स F2, देन कैन आई से माई F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू mg, है ना। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर अ इक्विवेलेंट सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, आई वांट टू प्रिपेयर वन सिस्टम, वन स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट एंड उस पर सेम अमाउंट ऑफ मास आपने हैंग कर रखा होगा। ठीक है, तो इस पे भी सेम फोर्स लगनी चाहिए, मतलब जो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू mg, दिस इज माई F इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बताऊंगा, आई विल से माई F इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ठीक है, ये सुनो, तो F इक्विवेलेंट कितना बनेगा, दिस विल बी K इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ x, लेट सपोज x डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों स्प्रिंग्स का, तो तीसरे वाले का भी सेम हुआ होगा, K equivalent is equals to F equivalent is equals to K equivalent into x, this is equals to K1 times of x plus K2 times of x, x से x आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, you'll get K equivalent is equals to K1 plus K2। ठीक है, ऑलराइट, सो अब एक और चीज़, मतलब ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, अगेन मल्टीपल स्प्रिंग्स होंगे, इन्वर्स में आप इसमें सीरीज में आएंगे तो आप इन्वर्स में ऐड करते रहेंगे, पैरेलल में आएंगे तो आप एल्जेब्रिकली ऐड करते रहेंगे। ठीक है, ओके, ऑलराइट, सो ठीक है, एक और चीज़ आती है ऑल्दो नॉट इन एनसीईआरटी बट छोटा सा कंसेप्ट है, हम देख लेते हैं। सो कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स का क्या होता है इन द केस ऑफ कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे आते हैं कि आपके पास दो स्प्रिंग्स थे या एक स्प्रिंग है आपके पास और से स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के एंड योर लेंथ इसकी एल है सपोज इनिशियली। ठीक है, आपने इसको काटा है, इसकी लेंथ को आपने कट कर दिया इन द रेशियो 2:3 सपोज। ठीक है, तो आपको बताना है बाद में जो आपके पास पीसेस बचेंगे स्प्रिंग के, उनका इक्विवेलेंट या उनका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना आएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के लिए जस्ट रिमेंबर दैट K इंटू एल का प्रोडक्ट हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो अगर आप बोलो K आपका इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट था, एल इज योर इनिशियल लेंथ, दिस इज इक्वल्स टू बाद में लेट सपोज पहले वाले हिस्से की स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1, तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी, कैन आई से 2/5 टाइम्स ऑफ एल, 2। ठीक है, दूसरे वाले कितनी बनेगी K2 टाइम्स ऑफ 3/5 टाइम्स ऑफ एल, यस और नो। सो अब आप यहाँ से K1 K2 का रेशियो निकाल सकते हो, सो विल से K1 इंटू 2L इज इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू K2 इंटू 3L, तो आपके पास आ जाएगा K1 इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ K2। इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं K को, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, तो जो छोटी लेंथ आएगी उसका स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ जाएगा।
सोच के देखो, छोटा स्प्रिंग मुश्किल मुड़ता है, बड़ा स्प्रिंग जल्दी मुड़ जाएगा। ठीक है, एक ही स्प्रिंग में से अगर आपने 2 हिस्से काटे हैं तो जो बड़ी लेंथ होगी वो जल्दी मुड़ जाएगी, छोटी लेंथ आराम से मुड़ेगी, मतलब टाइम मेहनत से मुड़ेगी। ठीक है, सो इसमें क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, k इंटू एल बिकम्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है ऑब्जेक्ट्स का तब क्या करना होता है। सो टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन, किसी भी ऑसिलेशन के लिए आपको टाइम पीरियड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अगेन एज वी हैव डिस्कस कि अगर कोई भी आपका एसएचएम दे रखा है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो एक्सेलरेशन कितनी आ गई आपके पास, माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। अब ए क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको उसका अगर टाइम पीरियड निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है उसकी, उसके ऊपर बेसिकली एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स जो लग रही है वो आपको निकालनी है। अ स्मॉल बिट ऑफ इट वी हैव डन इट इन द लास्ट क्लास, लेकिन अब हमें अच्छे क्वेश्चन पे लगाना है। जेई वगैरह में क्वेश्चन आएंगे, जितने हमने कर रखे हैं उस पर लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स पे आते हैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे, वी वॉन्ट डू दैट अभी, वो बाद में करेंगे। ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ग्रेविटेशन प्लस एसएचएम मिल के जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके। सो आपको बस करना क्या है, आपको नेट फोर्स इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेके आना है, किसी कुछ भी करके। अगर आपने कर लिया तो जो समथिंग ब्रैकेट में जो कांस्टेंट बचेगा दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर, वहां से बस टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। अगर आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है तो सो अगेन सबसे पहले आसान केस, हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। आपके पास एक स्प्रिंग है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज के एम मास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली सपोज कर लो जमीन पे टच हुआ हुआ है। आपने इस पर एक एफ फोर्स लगाई है। ठीक है, तो इसके बाद आपको निकालना टाइम पीरियड। सो एक टाइम पीरियड का लेट्स फाइंड आउट अ रूल कि क्या रूल बनेगा हमारे। सबसे पहला हम करेंगे फाइंड आउट the force is acting on the mass on the oscillating object. Find out the forces acting on the object in equilibrium. इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आप उसमें एक बार फोर्सेस निकालिए, कितनी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, उसके लिए एक सेट ऑफ इक्वेशन लिख लीजिए कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स इज जीरो, मतलब ये फोर्स इज इक्वल टू ये वाली फोर्स। ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज displace the object a bit, displace the object by a small value, let's say कुछ x से आप डिस्प्लेस करोगे। ठीक है, डिस्प्लेस करने के बाद फाइंड आउट द नेट फोर्स। अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेस करने के बाद आप उसके ऊपर जो भी नेट फोर्स लग रही है वो निकालिए, एंड देन अलजेब्रा लगा के आपको बस मॉडिफाई द इक्वेशन टू गिव एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, खैर लेट्स पुट इट, इसको छोड़िए, यू कैन सिंपली राइट ए नेट विच इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन एम, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो यहाँ अगर आपको ओमेगा मिल गया यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी का। कोई दिक्कत? ऑलराइट, सो सबसे पहले आपने इसको, ओके पहले वर्टिकल वाला केस ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा अभी के लिए। लेट अस टेक, आपके पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज के एंड इनिशियली इसकी लेंथ यही है। ठीक है, सो लेट सपोज इसकी लेंथ इनिशियल कितनी है, से एल नॉट है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर एक एम मास को हैंग कर दिया। जैसे आप मास को हैंग करोगे ये स्प्रिंग नीचे आ जाएगा, तो स्प्रिंग अपनी स्ट्रेच स्टेट में आ जाएगा। लेट सपोज
ये कंडीशन बन जाएगी, ये सुनो। और अभी भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, मतलब रुका हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी, ये सुनो। सो लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाइक ऊपर से लेके यहाँ तक, दिस इज योर लेंथ से एल। पहले एल नॉट थी, एल नॉट क्या है आपकी, दिस इज योर नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एल नॉट इज योर नेचुरल लेंथ एंड एल इज योर स्ट्रेच लेंथ कह लो, या फिर लेंथ इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम जब आपका एम मास इस पे हैंग्ड है, ठीक है। सो जब आपका इक्विलिब्रियम आपने निकाल लिया कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या आएगा, आई कैन से जितनी भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एम जी लग रहा है उतना ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगना चाहिए, के एक्स, हाँ है ना। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला पॉइंट क्या है, फाइंड आउट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर आपने सारी फोर्सेज निकाल ली, कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक एम जी और एक के एक्स, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखिए, क्या आएगा, फिर से एम जी इज इक्वल टू के एक्स। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अगला काम है मेरा, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल वैल्यू एक्स। एक स्मॉल डिस्टेंस एक्स से ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिस्प्लेस कर दो। तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे खींच दिया, ठीक है। नीचे खींचने के बाद आपको इसके ऊपर क्या निकालनी है, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आएगी, नेट फोर्स विल बी अपवर्ड्स, ठीक है। सो फोर्स क्या आएगी आपके पास, एफ नेट विल बी, बताओ, अच्छा के एक्स नहीं, सॉरी, दिस विल बी, कितना आएगा ये डिस्टेंस, दिस इज एल माइनस एल नॉट। नेचुरल स्टेट के अंदर इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी, ठीक है। फोर्स कितनी लग रही है, एल माइनस एल नॉट, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ही आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है। सो एल माइनस एल नॉट आएगा, ठीक है। सो एफ नेट आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा अब थोड़ा और डिस्प्लेस करने के बाद आपके पास फोर्स क्या आएगी, देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, बना के देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो क्या आएगा, इन द डिस्प्लेस कंडीशन, और भी आपने थोड़ा नीचे खींच दिया तो क्या आएगा, आपका मास यहाँ पे होगा कुछ, ये डिस्टेंस आपका होगा, स्मॉल डिस्टेंस लेना है बट थोड़ा बना के देख रहे हैं बस, ये आपका डिस्टेंस एक्स होएगा, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेज क्या क्या आएंगी, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, के टाइम्स ऑफ एल प्लस एक्स माइनस एल नॉट। सोचो, एल नॉट वॉज माई इनिशियल लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ कितना है, एल प्लस एक्स माइनस एल नॉट, है ना। नेचुरल लेंथ से देखो, यहाँ नेचुरल लेंथ इतनी थी इसकी, सेकंड वाला नेचुरल लेंथ नहीं है उसकी। अब आप इसमें अगर कोई और मास लगा दोगे आप, तो थोड़ा और नीचे जाके इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी स्प्रिंग के अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ के अंदर देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, तो हम वहां से निकालना है आपको। तभी मैं आपको रिकैप कराया कि स्प्रिंग वाली चीजें याद है नहीं है। तो बेसिकली एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेन पोजीशन, इतना क्लियर है। तो एफ नेट कितना आएगा बताओ, एम जी नीचे है, ऊपर कितनी लग रही है, के टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एक्स माइनस के माइनस एल नॉट, तो ये बनेगा आपका के टाइम्स ऑफ एल प्लस एक्स माइनस एल नॉट माइनस एम जी, यही बनेगी आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो एफ नेट कितना आ जाएगा, देखो के टाइम्स ऑफ, आई विल राइट दिस एज के एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ एल माइनस एल नॉट माइनस एम जी, यस नो, ये दोनों तो सेम ही थे एज फ्रॉम माई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा नेगेटिव आएगा भाई, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स आप लगा रहे हो, तो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी प्लस, इस सेंस में ले लेते हैं, ये भी नेगेटिव और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक फोर्स नेगेटिव एक फोर्स पॉजिटिव वही चीज़ है, बट हमारा रिलेशन हमारा सेम बन जाएगा एज वी वांट। मतलब बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो एफ नेट कितना आ गया मेरा फाइनली, मेरा माइनस के एक्स आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से निकालना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का, ठीक है। तो क्या आएगा, एफ नेट क्या आएगा, दिस इज माई मास टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स
ठीक है, एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, -k/m टाइम्स ऑफ x। क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? सो आई विल से कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ SHM, क्या है मेरे पास, -ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। जल्दी से बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज माई k/x, बताओ। So 2 pi by omega is your capital T, which is 2 pi under root m की। तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। दिस इज रिलेशन फॉर योर टाइम पीरियड, इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, अब एक और चीज़ आती है। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि इसी मास को मैं यहाँ की जगह मून पे ले जा चुका हूँ, ठीक है, इसी मास को मैं धरती की जगह मून पे ले जा चुका हूँ, इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम पीरियड, तो क्या होगा? क्यों सेम रहेगा? सेंट्रल, भाई ग्रेविटेशन और ये कैसे मिला देते हो, मतलब टेल मी दैट, क्या सोच रहे हो? सेंट्रल ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट आपका केपलर थर्ड लॉ में था, यहाँ कैसे समझ रहे हो? टेल मी, लाइक क्या सोच रहे हो, मुझे ये बताओ, आई ऑल्सो वांट टू नो। सो माई क्वेश्चन इज, आई विल रिपीट इट अगेन। आप धरती पे कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, सो इस केस में mg आपका बन रहा है मास इंटू 10। मून पे करोगे आपका बनेगा मास इंटू 10/6, 1/6 हो जाती है जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना? तो आपको बताना है कि हाँ, उस केस में आपकी टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। हाँ, जी की वैल्यू आपकी 1/6 हो जाती है, तो टाइम पीरियड में कितना फर्क पड़ेगा? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि टी की वैल्यू विल रिमेन सेम। रीजन बीइंग, एक स्टेटमेंट लिखिए विच विल बी यूजफुल इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। if a constant force is being applied if a constant force is being applied on the spring mass system, ये सिर्फ spring mass system के लिए है। if a constant force is being applied on a spring mass system, if a constant force is being applied on a spring mass system, the time period does not change। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने अगर स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है, ये एम मास है, इस मास पे अगर आपने चार्ज क्यू भी दे दिया, सपोज इस मास के ऊपर आपने एक चार्ज क्यू रख दिया है, एंड देन यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया कहीं पर भी, लाइक लेट्स सपोज नीचे पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट लगा दी आपने, ठीक है? तो इवन दो जहां पे आपका ऑसिलेशन हो रहा था, सपोज इस पॉइंट के बाद आपका ऑसिलेशन हो रहा था, मे बी अब ये थोड़ा नीचे आके होने लग जाए, बट टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन सेम। ठीक है, सोच के देखो क्यों होगा। बिकॉज सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालोगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यू विल राइट mg इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन निकालोगे, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, mg प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आएगी, अभी हम नहीं कर रहे हैं उस पर, मतलब एक फोर्स आएगी नीचे की तरफ विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? ऊपर की तरफ आएगी आपके पास k टाइम्स ऑफ l माइनस l नॉट अब,
ठीक है, दोबारा से अब आप लिखोगे उसको थोड़ा और नीचे खींचोगे आप, अगेन वो चीज तो यहाँ पे अपने आप कैंसिल ही ना हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स लगाने के कारण आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इंक्लाइन सरफेस पे अगर आप रख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे पुली बांध के और यहाँ पे आपने स्प्रिंग मास सिस्टम लगा दिया है एंड दिस इज द फोर्स, दिस इज योर मास, इस पे अगर आप नीचे इसको खींच भी रहे हो नीचे से, एक कांस्टेंट फोर्स लगा के, ध्यान रखिए फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए बार बार, वेरिएबल फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लगाइए अगेन टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। क्यों आएगा अगेन सेम? इसमें आप लिखोगे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स, के टाइम्स ऑफ एल माइनस एल नॉट। ठीक है, बाद में आपने अगर थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स और लगा दी, उस केस में क्या आएगा? अगेन मतलब आपने अब लिखा कि इसको थोड़ा और डिस्प्लेस किया हमने, तो उस केस में क्या आएगा? विल से जो आपकी नेट फोर्स लग रही है वो क्या आएगी? दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स प्लस दिस माइनस के टाइम्स ऑफ एल प्लस एक्स माइनस एल नॉट। अगेन जो एक्स्ट्रा फैक्टर हैं वो कट जाएंगे आपके, सिर्फ यही फोर्स बचेगी आपके पास। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स लगाने के कारण स्प्रिंग मास सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। कोई डाउट? सो स्टेटमेंट लिख लिया आपने, इफ अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग मास सिस्टम ओनली, पेंडुलम के केस में ये वैलिड नहीं होगा, ओनली इन द केस ऑफ पेंडुलम, ओनली इन द केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, then the time period of the oscillation of the spring mass system will remain same. ठीक है, all right, coming to the second point now, हमारे पास, हाँ, तो अभी लगे हाथ स्प्रिंग पेंडुलम का भी कर लेते हैं, सिंपल पेंडुलम के लिए। अच्छा, एक छोटा सा एडिशन और कर लो ऊपर वाले फॉर्मूलेज में, कि आपको, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा ना ये अल्फ मॉडिफाई द इक्वेशन टू गिव दिस थिंग, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लो, बिकॉज ये रोटेशन वाले सेंस में भी काम आ जाएगी। विल से टो नेट इज इक्वल्स टू माइनस आई टाइम्स ऑफ टू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा। ये आपकी फॉर्मूला बनेगा इन केस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर कोई चीज़ घूमते हुए ऑसिलेशन करे, जैसे आपका पेंडुलम होता है, तो उस केस में ये बनेगा, अगेन यू विल से अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, ओके, सिंपल पेंडुलम केस में क्या बनेगा? तो अगेन कंसेप्ट हमारा वही, जो चार रूल्स हमने लिखे हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। सो अगेन लेट अस सपोज आपके पास एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, हैंग्ड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ के ऑब्जेक्ट से आपका एक एम मास का ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तब क्या होगा। ठीक है, सो पहली कंडीशन, मतलब अभी इस केस में क्या आएगा, देखो सिर्फ लेंथ आपका ये धागा है, नॉट अ स्प्रिंग। ठीक है, सो जितनी भी इसके अंदर टेंशन लग रही होगी, विल से दिस टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था मेरा? सेकंड पॉइंट वाज, बताओ क्या था? डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय अ स्मॉल वैल्यू। अब वहां स्मॉल वैल्यू जो है वो एक्स नहीं है, वो थीटा है, थोड़ा सा इसका एंगल बदलो। ठीक है, अब इस ये भाई आप अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट मूव करोगे तो आपकी कंडीशन यहां से इट शुड बी समवट लाइक दिस, यस और नो? ठीक है, तो टेंशन अभी यहां लग रही होगी कुछ टी, यस और नो? और एम जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, एम जी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये फोर्स कितनी आएगी? एंड आप मतलब इस एम जी को दो डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हो, एक ये और एक ये, कितने कितने आएंगे ये? अगर वर्टिकल से ये एंगल थीटा है तो आई विल से दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? दिस विल बी एम जी कॉस थीटा, दिस विल बिकम एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो?
यू विल राइट के नाउ जो टेंशन होगी आपकी वो किसके बराबर होगी, mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। एंड जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, देखो ये फोर्स आपके इस फोर्स के बराबर होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस कंडीशन लेट्स यू कैन आल्सो से टी प्राइम आपकी इसके बराबर आएगी बिकॉज टेंशन आप ऊपर ले चुके हो, सो दिस टी प्राइम इज इक्वल टू mg cos थीटा। लेकिन इस सब्जेक्ट को वापस अपनी स्टेट में कौन लाने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा, यस नो। सो विल राइट एफ नेट, और बेटर से हाँ एफ नेट कितना आएगा, दिस इज mg sin थीटा, ठीक है। बट आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो वी नीड टू थिंक अबाउट रोटेशनल सेंस में क्या आएगा, विल से टो नेट कितना आएगा, mg sin थीटा के कारण करेगा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, दिस इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। इस कंडीशन में डिस्प्लेस कंडीशन के अंदर तीन फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा और एक टी प्राइम, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, यस नो। तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट कि इस पॉइंट के बाद टॉर्क कितना लग रहा है। तो ये धागा बंधा हुआ है, तो जब धागा आपका इधर से बंधा हुआ है और ये टी और mg cos थीटा बिल्कुल सेम लाइन में एक्ट कर रही है जहां पे आपका धागा बंधा हुआ है, ठीक है। सो टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लिए आपका टी प्राइम और mg cos थीटा का टॉर्क कितना आएगा, इट विल बी जीरो, इट विल ऑलवेज बी जीरो। क्यों, क्योंकि ये लाइन अलोंग द मतलब ये उस लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं जहां पे आपका ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल है, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल एंड द फोर्स आर पैरेलल, सो साइन जीरो इज जीरो और साइन 180 भी जीरो, मतलब इसमें आएगा साइन 180, इसमें आएगा साइन जीरो। ये चीज क्लियर है या नहीं है, तीन फोर्सेस लग रही हैं, टी प्राइम, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लेट से कुछ ए पॉइंट आपने मान लिया, ए को यूज तो नहीं हुआ, हाँ सपोज आपने ए पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या आएगा, टो नेट विल बी इक्वल्स टू टो ड्यू टू टी प्राइम प्लस वेक्टर लिख लो टो ड्यू टू mg cos थीटा प्लस टो ड्यू टू mg sin थीटा, ठीक है। तो यहां से आर वेक्टर आप बनाने लगे तो क्या आएगा, दिस विल बी योर आर वेक्टर, और आर क्रॉस टी प्राइम, आर और टी प्राइम एंगल कितना है 180 डिग्री, आर और mg cos थीटा में एंगल कितना है, समझ में आ गया ना, ओके ओके चलो ठीक है। सो mg sin थीटा का टॉर्क कितना आएगा टो नेट इज इक्वल्स टू टो टू mg cos mg sin थीटा, तो ये कितना बनेगा जल्दी बताओ, आर इंटू मतलब mg sin थीटा टाइम्स ऑफ एल, हाँ मतलब लेंथ आपकी एल लेंथ दे रखी थी ना हमने स्टार्टिंग में, हाँ दिस वाज द लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। सो आपकी टोनेट कितनी आ गई mg sin थीटा इंटू एल, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, आपको लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे या करा होगा आपने तो आपको बताया होगा सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट, कि जब ऑसिलेशन होता है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का निकालना है आपको फॉर डिफरेंट लेंथ्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आपको बताया होगा, तो आपको बोला जाता है कि एंगल ज़्यादा मत घुमाओ, ऐसे नहीं कि पेंडुलम को पूरा ऊपर से उठा के फिर नीचे आने दो, ठीक है, खेलने के लिए इट्स ओके इट्स गुड, बट एसएचएम आपका पेंडुलम तभी करेगा जब एंगल्स आर वेरी स्मॉल, आप ज़्यादा डिस्प्लेस मत करना उसको, थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करो, दैट्स इट, ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करना। ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स we can apply sin theta is almost equivalent to theta, है ना। तो मेरा टो नेट कितना आ जाएगा, आई विल से दिस इज, अच्छा एक नेगेटिव साइन भी आता है, अंदर की तरफ आ रहा है आपका टॉर्क, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क है आपका ही, तो टो नेट कितना आएगा माइनस mg sin थीटा को मैं थीटा लिख लूंगा इंटू एल, ठीक है। सो अगेन टो क्या होता है, टो इज आई टाइम्स ऑफ अल्फा, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज आई टाइम्स ऑफ अल्फा विच इज माइनस mg l इंटू थीटा, ठीक है। सो अल्फा कितना बन जाएगा माइनस mg l अपॉन आई टाइम्स ऑफ थीटा। अब देखो ध्यान रखो, मैं थीटा को सेपरेट करता निकालता ला रहा हूँ बाहर, क्यों, मुझे अपनी एक्सप्रेशन उसी फॉर्म की चाहिए। सो ये जो पार्ट है दिस इज गिविंग मेन आइडिया कि ये मेरे को क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर,
अच्छा अब बताओ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉल या बॉब। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑब्वियसली अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कितना आएगा? कैन आई से m इंटू एल स्क्वायर, है ना? ठीक है, सो आई को रिप्लेस कर दो, सो आई गेट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। सो फालतू चीज़ें काट दो, m से m कट गया, एक l से एक l कट गया, सो यू हैव g अपॉन l। सो विल सिंपली से मेरा ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? g बाई एल। जल्दी से बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा? अगर ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, पहले ओमेगा निकालो, दिस इज अंडर रूट जी बाई एल, तो टी पाई टू टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ योर सिंपल पेंडुलम। समझ में आया? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। आपने देखा इस चैप्टर में एक या दो डेरिवेशन है, या तो स्प्रिंग मास की या फिर इसकी, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। बोलो। हाँ, ये लो। या ऐसे चलना है, एक दो क्वेश्चन कर ले, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि टाइम पीरियड किसी भी चीज़ के लिए क्या निकालना है। करे क्वेश्चन ओनली फिर से कराता, वैसे भी मैं मना भी करता तब। ओके, सो क्या है, अब आपको थोड़ा मतलब ग्रेविटेशन और इसका मिक्स करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन, ताकि आपको लगे कि यार भयंकर क्वेश्चन भी आ रहा है तब भी आंसर छोटा सा ही आता है। ठीक है, और आंसर मतलब आपके लाइक समझ में आ जाए। एक होता है ना, बड़ा क्वेश्चन कर लो, छोटे सारे आसान लगते हैं, तो दिस इज व्हाट आई वांट। तो एक बेसिक क्वेश्चन है आपके पास, सपोज यू हैव टू मासेस से, यहाँ पे है m1, यहाँ पे आपका है मास सपोज m2। ठीक है, और सपोज इनके बीच का सेपरेशन है कुछ 2l, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, और ये दोनों आपने फिक्स कर दिए, m1 m2 आपने फिक्स कर दिए, और इनके बीच का सेपरेशन है सपोज 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल l। ठीक है, अब आपने एक छोटा मास m और लिया है, एक स्मॉल मास आपने m लिया है, विच इज इनिशियली केप्ट एट द सेंटर। ठीक है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो दोनों मास इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, एक आसानी के लिए लेट्स टेक दीज टू मासेस एज सेम, इनको कैपिटल एम मास ले लेते हैं। सो लेट्स टेक, यहाँ पे कैपिटल मास एम है, यहाँ पे भी एम मास है, यहाँ सेंटर में आपका स्मॉल मास एम है। ठीक है, तो और डिस्टेंस इनके बीच का सेपरेशन है 2l। आपने ये स्मॉल मास एम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लग दिया। ठीक है, और आपने क्या किया, सेंटर पॉइंट से इसको हल्का सा इधर की तरफ डिस्प्लेस किया। आपको बताना है डिस्प्लेस करने पे क्या ये आई मीन SHM होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को? SHM होगा या नहीं होगा पहले हमें ये निकालना है, और अगर SHM है तो उसका टाइम पीरियड बताना है। बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ विल चेंज द क्वेश्चन अ बिट। अब क्या होगा, अब मैं इस मास को यहाँ सेंटर पे रखा मैंने, और इसको मैं अब ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तब क्या होगा? थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर की तरफ धक्का मारा, सपोज x डिस्टेंस ऊपर मूव करा दिया, और मैंने इसको छोड़ दिया वहां पे, अब क्या होगा? होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो एक फोर्स ऐसे की बजाय अब मतलब इधर उधर फोर्स लगनी हो जाए, ऐसे लग रही होगी कुछ, अब इधर की तरफ नीचे खींच रही होंगी। ठीक है, इन दोनों के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल गेट कैंसिल आउट, सिर्फ वर्टिकल बचेगा। ठीक है, नेट फोर्सेस टुवर्ड्स द पॉइंट, जब ये नीचे जाएगा तो फोर्सेस ऐसे होंगी इस तरीके से, एंड अगेन इन फोर्सेस के दो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल बनेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। तो ऊपर नीचे ऐसे आपका डिस्प्लेसमेंट चलता रहेगा, ऑसिलेशन। ठीक है,
अब हमें दिख गया कि ऑसिलेशन तो हो रहा है, तो अब हमें बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा उस ऑसिलेशन का। करें स्टार्ट। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप इज टू फाइंड आउट नेट फोर्स। तो क्या है ये नेट फोर्स? हम बोलेंगे इधर की तरफ क्या फोर्स लग रही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल स्क्वायर। सेम फोर्स आपकी यहाँ लग रही है, ठीक है। हमें वो फोर्स लिखनी, अब मतलब इतना ट्रिवियल है तो हम नहीं लिख रहे उसको, ठीक है। नेक्स्ट का हमारा क्या है, हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे। हमने मान लो यहाँ पे रख दिया, ये सपोज एक्स डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपका एम मास यहाँ पे आ चुका है। एम मास के ऊपर अब दो फोर्सेज लग रही हैं। फाइंड आउट द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम F1 एंड F2। बिकॉज दोनों सिमेट्रिक है एकदम सब कुछ चीजें, तो इनसे दोनों फोर्स अभी भी आपकी F1 और F1 ही है, ठीक है। अब ये F1 फोर्स कितनी आएगी, टेल मी। विल से F1 फोर्स कितनी आएगी? हाँ हाँ, मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। लेट सपोज ये एंगल मान लो आप, आपकी मर्जी है। देखो मर्जी है, यहाँ थीटा मानो या यहाँ थीटा मानो, आपकी मर्जी, कोई नहीं। सो F1 फोर्स कितनी आएगी, क्या ना इसे जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन, बोलो जल्दी। भाई इस मास में और इस एम में डिस्टेंस कितना है? अब हाइपोटेन्यूज है ना, ये एक्स है, ये डिस्टेंस आपका एल है, तो ये फोर्स आएगी, ठीक है। सेम फोर्स आपकी उधर की तरफ आएगी, ठीक है। एंड अब ये फोर्सेज जो हैं दीज नाउ कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। सिमिलरली इधर वाले भी दो डायरेक्शन में, इधर और एक इधर की तरफ, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा तो ये भाई साहब भी थीटा आएंगे, एंड सिमिलरली ये भी थीटा बनेगा, सिमेट्रिसिटी, ठीक है। सो विल से F1 cos theta will cancel out, F1 sin theta will add up. सो F1 आपकी आ गई, दो वही आपकी दूसरे वाले साइड में भी F1 फोर्स लग रही होगी। सो F नेट कितनी आएगी? सो ट्वाइस ऑफ F sin थीटा, 2F1 sin थीटा, हाँ है ना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M इज दिस ओनली, कोई दिक्कत? सो 2 इंटू F1 कितना है, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेस, बस दैट्स इट, इंटू साइन ऑफ थीटा। इस ट्रायंगल में देखो, सी साइन थीटा आपको लग रहा होगा वो वहां से कैसे निकालेंगे, बट आप थीटा अगर आपको एंगल यहाँ दे रखा है, यहाँ से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का रूट, मतलब 1/2। मेरा काम क्या था, टू फाइंड आउट द नेट फोर्स, और उसके बाद अपनी एक्सप्रेशन को इस तरह से मॉडिफाई करो कि कुछ एक्स की टर्म्स में आ जाए, और एक्स बाहर निकालो, अंदर का सब कुछ इज माई ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरी पिक्चर आ गई भाई, ठीक है। सो माई एफ नेट इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख दूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल्स टू 2g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, ऐड करके लिख दूं कि पावर 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। अगेन बिकॉज ये अगेन रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो दे विल बी अ नेगेटिव साइन। सो एक्सेलेरेशन आपकी क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू -2g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन m टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। अच्छा हाँ सॉरी माय बैड, दिस विल बी लेफ्ट साइड में आएगा स्मॉल एम। नहीं देखो, एक्सेलेरेशन इस मास का हो रहा है ना, तो इसी का एफ नेट इसी के ऊपर देख रहे हो आप, दिस इज मास इनटू इसी का एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन ये आएगा, ठीक है। तो नाउ विल से ये जो मेरा ब्रैकेट में बन रहा है, ये क्या है मेरा, हाँ स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज माई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लोगे, टेल मी द वैल्यू जल्दी। ठीक है, दिस इज आंसर।
गंदा सा आंसर दिख रहा है, लेकिन क्या मुश्किल क्वेश्चन था? बस वो 4 स्टेप आपके हैं जो वो फॉलो करते रहो हमेशा। कोई भी सिस्टम आ जाए, मेन से क्वेश्चन एडवांस हो, कुछ भी हो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज इट विद SHM। मतलब देखो, अब बहुत सारे केस आपके बन सकते हैं, किसी भी तरीके से आपका पार्टिकल मोशन कर सकता है। अब बताओ, कोई और डाउट है तो, इस चैप्टर में हो या वैसे भी? हमने आई थिंक सिंपल पेंडुलम कर लिया ना। इसी ऑसिलेशंस एनसीईआरटी, लेट मी सी अगर कोई टॉपिक बचा तो नहीं है एनसीईआरटी का, अदरवाइज ठीक है। आई थिंक हाँ, एक एग्जांपल है। एक सेकंड्स पेंडुलम होता है, तो आप एक क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम? व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये 2.2 टेल अपॉन जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकंड्स, मतलब जो 1 सेकंड का टाइम पीरियड आपको दे, उसकी लेंथ कितनी आएगी? अच्छा, ओके ओके, 1 सेकंड, माय बैड। टिक्स सेकंड्स का मतलब है वो एक्सट्रीम पे कितनी देर में आएगा, तो टक ऐसे, तो टाइम पीरियड आपका 2 सेकंड्स आएगा। दिस इज नॉन एज सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, 2 सेकंड का टाइम पीरियड आपका आएगा। लेट्स सी टिक्स का मतलब क्या कहना चाह रही है। सेइंग एक बार देख लो। हेलो, हाँ जी, ये क्या? हाँ, लेंथ विल बी 1 मीटर्स। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब टिक्स 1 सेकंड का मतलब क्या है कि देखो, इट्स बीन लॉन्ग टाइम मैंने पेंडुलम वाली घड़ी देखी है, तो आई वाज नॉट एबल टू ग्रैस्प कि क्या कहना चाह रहा है। बट द थिंग दैट दे आर सेइंग इज, टिक कर रहा है जब 1 सेकंड तक, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? तो बेसिकली टिक कब करता है, जब ये एक इधर पहुंचता है या फिर जब इधर पहुंचता है, तब टिक की आवाज आती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पहुंचने में इसको लग रहा है 1 मिनट, 1 सेकंड। तो पूरा टाइम पीरियड कितना आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ गया, और फिर ये और ये कंप्लीट ऑसिलेशन बनेगा आपका। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में इसका कितना है, ये बता रहा है आपको 1 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे टिक करेगा, फिर यहाँ टिक करेगा, फिर दोबारा आके यहीं टिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से वापस जाके दोबारा यहीं आने में कितना टाइम लग गया? 2 सेकंड लग गया ना। कहीं से भी देख लो, मतलब बेसिकली जो घड़ी होती है पेंडुलम वाली, उसमें क्या होता है, जब पेंडुलम एक्सट्रीम पे पहुंचता है तब जाके टिक की आ जाती है, टक 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 टक, ऐसे करके। तो टिक कितने में कर रहा है वो? आधे टाइम पीरियड के अंदर। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2। ठीक है,